नमस्कार। जय मां शारदा। ज्योतिष की पाठशाला इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित श्याम उपाध्याय और मैं हाजिर हुआ हूं आने वाले चंद्र ग्रहण के संबंधित कुछ जानकारी देने के लिए। 8 नवंबर 2022 को इस वर्ष का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। चंद्र ग्रहण लगने का जो समय है वो शाम को 8 नवंबर 2022 के शाम को 5:32 से लगभग 7 बजे तक का है। मुख्य जो ग्रहण काल है ये 1 से 2 घंटे के आसपास का है। इसका सूतक काल जो है वो 9 घंटे पहले लगता है। जैसे कि सूर्य ग्रहण के समय मैंने बताया था कि 12 घंटे पहले इसका सूतक काल लग जाता है, वैसे ही चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है वो 9 घंटे पहले लगता है। इससे पहले कि मैं बताऊं कि उस समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए या किस राशि पर इसका क्या असर हो सकता है, उससे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि असल में ग्रहण होता क्या है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण दोनों है। ग्रहण मतलब ऊर्जा की हानि, रोक। सूर्य ऊर्जा के कारक हैं, शक्ति के कारक हैं, एनर्जी। संसार में जो भी जीवित चीज है जिसमें ऊर्जा है, उसको ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो सूर्य की किरणों से होती है। यहाँ ये तथ्य थोड़ा सा अलग है कि जैसे हम भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ऑक्सीजन से हमें जीने की ताकत मिलती है, लेकिन इसके अलावा हमारी एक ऊर्जा, एक एनर्जी, शरीर की एनर्जी, ताकत, स्ट्रेंथ, इसलिए रात्रि का समय सोने के लिए बनाया गया, क्योंकि दिन में हम काम करते हैं, हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ज्योतिषीय भाषा में सूर्य हड्डियों के कारक होते हैं शरीर में। साइंस भी मानता है इस बात का। और गहन ज्योतिष में देखा जाए तो सूर्य को आत्मा का कारक कहा गया है। तो सूर्य पर जब ग्रहण लगता है तो वो स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। जिस किसी के लिए भी ग्रहण थोड़ा नेगेटिव है वो स्वास्थ्य को ज़्यादा प्रभावित करेगा। स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, सम्मान को प्रभावित करेगा, क्योंकि सूर्य को कई अर्थों में नहीं, मतलब लगभग सभी अर्थों में सम्मान से जोड़कर भी देखा जाता है। इसलिए सूर्य ग्रहण का वो एक अलग प्रभाव है। अब चंद्र ग्रहण असल में क्या है? चंद्रमा जल के कारक हैं, ज्योतिषीय भाषा में मन के कारक हैं। जैसे सूर्य आत्मा के कारक हैं, वैसे ही चंद्रमा मन के कारक हैं। वो जैसे हमारे यहाँ एक कहावत चलती है ना, जैसे जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो चंद्रमा मन के कारक हैं। अब चंद्रमा का क्या प्रभाव है? सूर्य का प्रभाव तो हमें स्पष्ट दिखाई देता है, इतनी दूर रहते हुए भी हमें गर्मी महसूस होती है, टेम्परेचर महसूस होता है, सारी चीज़ें। चंद्रमा का भी एक प्रभाव है जो कभी अगर आप नोटिस करें तो पूर्णमासी के दिन समुद्र में ज्वार भाटा उठता है। अब ये ज्वार भाटा क्यों उठता है? वो उठता है उस वजह से क्योंकि समुद्र में नमक और पानी का जो संतुलन है, जो केमिकल बैलेंसिंग है, वो चंद्रमा की रोशनी की तरफ आकर्षित होता है। अब यहाँ एक विशेष बात यह है कि जिस परसेंटेज में समुद्र के अंदर नमक और पानी का केमिकल समायोजन है, वही समायोजन हमारी बॉडी के अंदर है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि समुद्र की एक बूंद के अंदर जो बैलेंस होगा नमक और पानी का रासायनिक रूप से, वही हमारी बॉडी के अंदर है। तो जैसे समुद्र की वो एक बूंद भी प्रभावित होती है चंद्रमा से, वैसे हम भी प्रभावित होते हैं। तो चंद्र ग्रहण खासकर मैं यहाँ पर थोड़ा सा सावधान करना चाहूँगा गर्भवती महिलाओं के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा असर उनके ऊपर होता है इसका। गर्भवती महिलाएं चंद्र ग्रहण को बिल्कुल ना देखें, उनके लिए देखना ठीक नहीं। इससे बच्चे की मानसिक अवस्था बिगड़ सकती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, चंद्र ग्रहण के समय कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है। जो भी कार्य व्यापार से संबंधित है वो ग्रहण के समय टाल दें, चाहे आपकी राशि कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ग्रहण के समय टाल दें। ग्रहण के समय अन्न जल ग्रहण करने के लिए मना क्यों किया जाता है, अब इस बात मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गई होगी। क्योंकि चंद्रमा जल तत्व हैं, वो जल को प्रभावित करते हैं। उन पर ग्रहण लगेगा तो जितना भी जल धरती पर मौजूद है उस पर कहीं ना कहीं उसका असर होगा।
और जल तो हर चीज़ में मौजूद है। हम जितना भी भोजन करते हैं, जो भी चीज़ें, हर एक में कहीं ना कहीं जल की मात्रा है। इस वजह से स्पेशली उस 1-1.5 घंटे में अन्न जल ग्रहण करने के लिए मना किया जाता है। अब ये तो ग्रहण काल के दुष्प्रभाव हैं। अब कुछ अच्छे प्रभाव भी हैं। ग्रहण के अच्छे प्रभाव ये हैं कि ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान की गई आराधना, इस दौरान किए गए मंत्र जप बड़े लाभदायक होते हैं। कुछ मंत्र ऐसे हैं जो सिद्ध भी हो सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि तांत्रिक लोग ग्रहण काल का उपयोग बहुत अच्छे से करते हैं। अब आप देखिए कि इस बार की विशेषता यह है कि सूर्य ग्रहण जो लगा वो अमावस के पास लगा, और चंद्र ग्रहण जो लगने जा रहा है वो पूर्णमासी के दिन लगने जा रहा है। तो ऐसे अवसरों पर जब ग्रहण लगता है तो वो विशेष रूप से मांत्रिक और तांत्रिकों के लिए विशेष उपयोगी हो जाता है। खैर, तंत्र मंत्र की बात हम नहीं करते, हम एक सामान्य बात करें। और मेरा यह सजेशन है, चंद्र ग्रहण के दौरान, अब क्योंकि चंद्र ग्रहण शाम के समय है, बिल्कुल 5:30 बजे के आसपास, तो वैसे तो चंद्र ग्रहण में गायत्री मंत्र बहुत उपयोगी होता है, लेकिन इस बार गायत्री मंत्र का प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि संध्याकालीन समय है, और संध्याकालीन समय पे गायत्री मंत्र वर्जित होता है। तो छोटा सा कोई भी मंत्र, चाहे ओम नमः शिवाय का मंत्र ही आप जप कर लें अगर, तो ही बड़ा श्रेष्ठ है। अब राशियों की बात करते हैं, किस राशि पर यह ग्रहण क्या प्रभाव दे सकता है। सबसे पहले अगर बात करें मेष राशि की, तो मेष राशि के लिए यह स्वास्थ्य हानि कर सकता है। स्वास्थ्य हानि कर सकता है, प्रॉपर्टी से संबंधित नुकसान कर सकता है। मेष राशि वाले सावधान रहें, उनके लिए ठीक नहीं। दूसरा, वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए ज़्यादा नुकसानदायक है मेष से भी, क्योंकि 12वें भाव में ग्रहण लगेगा राहु के साथ में। तो धन हानि, सम्मान हानि, ये मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ। चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण जब लगते हैं तो अगले 15 दिन को प्रभावित करते हैं आने वाले। तो धन हानि, सम्मान हानि, गलत आरोप लगना, या वो लोग जिनके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है उनको सज़ा भी हो सकती है। वृषभ राशि वालों को विशेष सावधानी की ज़रूरत है, उन्हें विशेष रूप से इस दिन का ध्यान रखना चाहिए। तीसरी राशि है मिथुन। अब मिथुन के लिए फ़ायदेमंद है, मिथुन के लिए लाभदायक है। स्पेशली वो लोग जो शेयर ट्रेडिंग वगैरह से जुड़े हुए हैं उनके लिए लाभदायक है। कहीं कोई धन फंसा हुआ है, लाभ की स्थितियां बनी हुई है, क्योंकि एकादश भाव में जब ग्रहण लगता है तो लाभ की स्थितियां बनाता है। मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहण लाभदायक है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा ग्रहण काल में जप अवश्य करें। बात करें कर्क राशि की, तो कर्क राशि के लिए सामान्य है, बहुत बुरा भी नहीं, बहुत अच्छा भी नहीं। ऑफिस में ही थोड़ा सा, जो लोग सर्विस वगैरह में हैं, चाहे गवर्नमेंट में हो प्राइवेट में, ऑफिस में ही किसी के साथ में थोड़ी सी वैमनस्यता हो सकती है, लेकिन कोई बहुत बुरा प्रभाव नहीं है। लेकिन राशि स्वामी है चंद्र, क्योंकि कर्क राशि के, तो उनको थोड़ी सी सावधानी इस विषय में रखनी होगी कि अपनी वाणी पर संयम रखें। वाणी पर अगर संयम रखेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। और स्पेशली कर्क राशि वालों के लिए तो कहूँगा कि इस ग्रहण काल के स्पेसिफिक समय जो है 5:30 से 6:30 का, इस दौरान अन्न जल ग्रहण ना करें और जितना हो सके जप करें। एक अंत में एक मंत्र सार्वभौमिक में बता कर जाऊँगा जो सभी कर सकते हैं। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए ये ग्रहण अच्छा नहीं है, क्योंकि सिंह राशि वालों के लिए ये भाग्य भाव में लगने वाला है, तो भाग्य आपका आने वाले समय में साथ नहीं देगा। समस्या हो सकती है, आप किसी कार्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं, किसी कार्य के होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो नुकसान हो सकता है, आप पर कोर्ट केस लग सकता है, जेल यात्रा तक हो सकती है। यहाँ पर एक चीज़ है, क्योंकि भाग्य के ऊपर ग्रहण लगा हुआ है, तो इस समय पे भाग्य भरोसे कोई भी काम सिंह राशि वालों को नहीं करना है। अपने कर्म पर विश्वास रखें, अपने धर्म पर विश्वास रखें, अपनी प्रार्थना पर विश्वास रखें। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% सभी के लिए खराब ही है, लेकिन सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा, क्योंकि भाग्य साथ नहीं देगा कुछ दिन अगले, तो भाग्य भरोसे कोई काम ना करें, किसी पर अंधा विश्वास ना करें, ये मैं वार्निंग देना चाहूँगा सिंह राशि वालों को। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। कन्या राशि वालों के लिए अष्टम भाव में होने जा रहा है, स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस दौरान आने वाले 15 दिन में यात्राएं अगर हो सके तो कम से कम करें, ज़्यादा यात्राएं करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यात्राओं में खतरा है।
धन हानि हो सकती है। कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो अभी थोड़ा सा रुक जाएं। ये ग्रहण 8वें भाव में बन रहा है। अज्ञात भय आपको सता सकता है, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है कन्या राशि वालों को। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए दाम्पत्य जीवन में अलगाव पैदा हो सकता है किसी तीसरे की वजह से, और अलगाव ऐसा कि जिसको जल्दी आप सॉल्व नहीं कर सकें। ध्यान रहिए, सावधान रहिए। तुला राशि वालों को विशेष सावधानी इस मामले में, दाम्पत्य जीवन के मामले में, वहाँ बहुत बड़ा अलगाव हो सकता है। अगर पहले से अलगाव चल रहा है, डाइवोर्स का कोई केस चल रहा है, तो फाइनलाइज हो जाएगा, हो सकता है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। अब वृश्चिक राशि दूसरी वो राशि है जिसके लिए ये ग्रहण फायदेमंद है, क्योंकि ये 6ठे भाव में लग रहा है। 6ठे भाव में होता है शत्रु, रोग और रिपु, ऋण का। तो ग्रहण इस सब की समाप्ति कर देता है। एक तो शत्रुहंता योग बन जाता है, वहाँ पर ग्रहण लगने से प्रबल शत्रुहंता योग बन जाता है। तो शत्रु आपसे दूर रहेंगे, आपसे बच के रहेंगे। दूसरा, अगर आपने कोई ऋण ले रखा है तो ऋण खत्म हो सकता है, ऋण की समस्या खत्म हो सकती है। तीसरा, कोई रोग अगर लंबे समय से परेशान कर रहा था तो वो रोग से आपको मुक्ति मिल सकती है। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए पंचम भाव में लगने वाला ग्रहण ये ठीक नहीं। एक तो संतान के स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है, संतान से अलगाव हो सकता है, निर्णय गलत साबित हो सकता है। कोई बड़ा निर्णय आपने लिया हो और पता चला वो निर्णय आपका गलत साबित हो गया, और जिस निर्णय से आप ये सोच रहे थे कि आपको कोई बड़ा लाभ मिल सकता है, उस निर्णय में आपको नुकसान हो गया। इसकी आवश्यकता है। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के 4थे भाव में ये ग्रहण लगने जा रहा है। 4थे भाव में ग्रहण लगने जा रहा है तो थोड़ी सी ग्रह कलह की स्थितियाँ ज़रूर बनती है। दाम्पत्य जीवन में भी कलह की स्थितियाँ बनती है। इस समय कोई प्रॉपर्टी या नया वाहन खरीदने से संबंधित प्लान ना करें। मैं ये जो सारी बात कर रहा हूँ ये चंद्र ग्रहण से अगले 15 दिन तक की बात कर रहा हूँ। कोई नया वाहन खरीदना, नई प्रॉपर्टी खरीदना, इस तरह का कोई भी सौदा मकर राशि वाले ना करें। हालांकि कुछ चीज़ों के लिए ये ग्रहण फायदेमंद भी साबित होगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। अब कुंभ वो तीसरी राशि जिसके लिए ये ग्रहण फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि तीसरे भाव में लग रहा है। तीसरे भाव में ग्रहण लगना शुभ है। पराक्रम शक्ति में वृद्धि होगी। अगर किसी बीमारी से, किसी तकलीफ से जूझ रहे थे तो उससे मुक्ति मिलेगी। कुल मिलाकर थोड़ा सा यात्रा अगर करना ज़रूरी हो तो ही करिएगा, वरना यात्राओं से सावधान रहिएगा। बाकी कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहण अच्छा है। बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। मीन के 2य भाव में यह ग्रहण लगने जा रहा है। ये ठीक नहीं। वाणी खराब कर सकता है, आपके व्यवहार बिगड़ सकते हैं, परिजनों के साथ अंतर कलह हो सकता है, गंभीर बीमारी बढ़ सकती है। अगर कोई बीमारी पहले से चल रही है तो वो बीमारी बढ़ सकती है, इसमें सावधान रहने की ज़रूरत है। धन की प्रबल हानि के योग बने हुए हैं, बड़ी हानि हो सकती है धन की, संचित धन की। इस मामले में सावधान रहें। मीन राशि वालों के लिए बहुत हद तक ये ठीक नहीं है। तो ये था 12 राशियों का विश्लेषण। चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ने वाला है राशि के ऊपर। अब बात करते हैं मंत्र जप की कि ग्रहण काल में, इस चंद्र ग्रहण काल में विशेष रूप से कौन सा मंत्र जपा जा सकता है। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा एक मंत्र जो इसमें विशेष प्रभावी होता है वो होता है महामृत्युंजय मंत्र, महादेव का, महाकाल का। महामृत्युंजय मंत्र आमतौर पर सभी को याद होता है, अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा पढ़ी जा सकती है। जितना समय है ग्रहण काल का उस दौरान हनुमान चालीसा लाभदायक है। और यहाँ पर एकाग्रता बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, क्योंकि देखिए क्या है, ग्रहण जो है वो मन को प्रभावित करता है। ग्रहण मन को प्रभावित करता है, मन को अस्त व्यस्त कर देता है। और ऐसा कहते हैं कि मन अगर खराब होता है तो हम चाहें तो भी बहुत सारी चीज़ें सही नहीं कर पाते हैं। तो मन को शांत रखने के लिए एक ही महामंत्र है इस ग्रहण काल में, वो है ओम चं चंद्रमस्ये नमः। ओम चं चंद्रमस्ये नमः, इस मंत्र का जप करिए। वैसे मैंने कहा कि आप महामृत्युंजय भी पढ़ सकते हैं, आप हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं, और ओम चं चंद्रमस्ये नमः इस मंत्र का जप भी आप कर सकते हैं। इससे भी मन शांत रहता है। तीनों में से जो आपको उचित लगे वो करिए, या तीनों ही कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा।
लेकिन ये 1.5 घंटे का समय दीजिए स्वयं के लिए, अपने लिए। हम किसी और के लिए तो कर नहीं रहे, तो स्वयं के लिए दीजिए। तो ये था 8 तारीख को लगने वाले चंद्र ग्रहण का फलादेश, और उसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसकी स्थितियाँ। अगले वीडियो में मैं जल्द ही हाजिर होऊंगा। हालांकि कुछ दिनों से ये प्रयास कर रहा हूँ कि मैं राशिफल दे पाऊँ वीकली, पर वो हो नहीं पा रहा है। लेकिन अब मैंने तय किया है कि ग्रहों के जो राशि परिवर्तन होने वाले हैं, क्योंकि 10 नवंबर को शुक्र भी राशि परिवर्तन करने वाले हैं, फिर 17 को सूर्य भी कर जाएंगे, तो राशि परिवर्तन का फलादेश मेरे अनुसार क्या हो सकता है वो आप तक पहुंचा सकूं। बस इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देना चाहूँगा। जय मां शारदा।